हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के लोग, विकास और पर्यावरण वाले यूनिट का अध्ययन करेंगे, यानी पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले यूनिट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन आज की क्लास में हम लोग को करना है। ये इस यूनिट की पहली क्लास है, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे और आपके इस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो कुछ बेसिक लेवल के भी होते हैं, कुछ हायर लेवल के होते हैं। तो शुरुआत में हम लोग को इनसे रिलेटेड जो बेसिक लेवल के वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देखना है और फिर उसके बाद फिर आगे की क्लास में इसके अगर अपर लेवल के क्वेश्चन को देखा है, जैसे हम लोगों ने पिछली यूनिट में किया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि लोक विकास और पर्यावरण से आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखा। हाँ, आइए शुरू किया जाए आज इस यूनिट के पहले क्वेश्चंस का। देखिए, ये पर्यावरण वाला जो यूनिट है इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं और कुछ लोगों की गतिविधियों से रिलेटेड है जो पर्यावरण में घटित होती है। तो इसीलिए इस यूनिट का नाम पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट रखा गया। ईवीएस से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैंने अपनी एक क्लास करवाई है, जो प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें आप लोग इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ईवीएस वाली प्लेलिस्ट, नेट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सब चीज़ें नहीं है, बल्कि मैंने ईवीएस की पर्यावरण की एक अलग प्लेलिस्ट तैयार की है। उसमें बहुत सारी क्लासेस करवाई हुई हैं, 12-13 क्लासेस कराई। तो अगर आप लोग उन सब को देख लेते हैं एक बार, तो ये पर्यावरण से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी हद तक आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संधि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क समझौता किस स्थान पर सदस्य देशों के हस्ताक्षर हेतु खोला गया था। यानी पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संधि जो हुई है उसका जो समझौता था किस स्थान पर सदस्य देशों के लिए खोला गया था। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है न्यू दिल्ली, दूसरा दिया गया है पेरिस फ्रांस, तीसरा दिया गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड और चौथा दिया गया है मराकेश मोरक्को। तो देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि का जो समझौता हुआ था वो देखिए कहां पर हुआ था, मराकेश और मोरक्को में सदस्य देशों के हस्ताक्षर हेतु खोला गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए सही उत्तर क्या होगा, डी, मराकेश मोरक्को। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि यह समझौता 15 नवंबर 2016 ईस्वी को COP22 के सम्मेलन में UNFCCC के अवसर पर मराकेश मोरक्को में खोला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किनका सही पुरातनतम ओल्डर से न्यूअर कालानुक्रमिक क्रम है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल हुए थे, जो सम्मेलन हुए थे, इसमें सबसे पुराना कौन है, सबसे नया कौन है, उसको कालक्रम में लगाना। यानी ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें हमको क्रोनोलॉजिकल वे में इसको अरेंज करना है, जिसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दूसरा दिया गया है रियो शिखर सम्मेलन, तीसरा दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल और चौथा दिया गया है पेरिस समझौता। ठीक है, अब इन्हीं को हमको क्रम से लगाना है। तो देखिए, क्रम से लगाने के लिए हमको ऑप्शन क्या दिया गया, ए बी सी डी, बी डी सी ए सी डी बी और चौथा दिया गया है बी सी डी ई। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में हुआ था, रियो सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और पेरिस समझौता 2015 में। अब इसके अनुसार हमको देखने से पता चल रहा है कि इनका कालानुक्रम क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कौन दिख रहा है, मॉन्ट्रियल, उसके बाद रियो, उसके बाद क्योटो, उसके बाद पेरिस। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं देखिए, ये ए बी सी डी के अनुसार होगा, यानी जो पहला ऑप्शन है वही हमारा राइट होगा, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब रॉन्ग होंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, इसमें देखिए ये जो आंसर है ये गलती से बी टाइप हो गया है, ये क्या होगा, ए बी सी डी। बाकी ये सारी चीजें जो है सही है, व्याख्या इसका सही है, लेकिन जो आंसर था वो गलती से हो गया। तो मॉन्ट्रियल देखिए 1987-88 में, रियो 1992 में, क्योटो 1997 2005 में, और पेरिस 2015। तो इसका सही क्रम क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए ओजोन सतह की इकाइयों में से कौन सी गलत है, यानी जो ओजोन लेयर है वो उनमें से इसमें से कौन सा ऐसा है जो वो गलत बताया गया है। तो देखिए ओजोन सतह की इकाइयों में पहला दिया गया है माइक्रोग्राम घन मीटर, दूसरा दिया गया है नैनोग्राम घन मीटर, तीसरा दिया गया है डॉप्सन यूनिट, और चौथा दिया गया है पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, तो देखिए जो ओजोन सतह की इकाई होती है उसका जो मापन है वो माइक्रोग्राम घन मीटर में भी होता है, नैनोग्राम घन मीटर में भी होता है, और पार्ट्स प्रति मिलियन में भी होता है, डॉप्सन यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आंसर सी होगा। व्याख्या क्या है कि डॉप्सन यूनिट इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि यह ओजोन वर्टिकल कॉलम मापने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी इसका उपयोग किया जाता है ओजोन के वर्टिकल कॉलम को मापने के लिए। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके नेट के एग्जाम में। देखिए पूछा क्या गया है कि कोविड-19 फैलाने वाला वायरस क्या है। जो अभी कोविड-19 का प्रकोप आया था 4 से 5 साल पहले, तो उसको फैलाने वाला जो वायरस था जिम्मेदार वो कौन सा था। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है सार्स-कोव-19, दूसरा दिया गया है सार्स-कोव-2, तीसरा दिया गया है कोरोना 19, और चौथा दिया गया है सार्स-कोव-1। तो देखिए कोरोना वायरस को फैलाने वाला जो वायरस था, यानी कोरोना बीमारी को, कोविड-19 को फैलाने वाली जो बीमारी थी उसका नाम देखिए सार्स-कोव-19 नहीं था, बल्कि क्या था, सार्स-कोव-2। कोरोना 19 में नहीं था, सार्स-कोव-1 में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका सही उत्तर बी होगा, सार्स-कोव-2। देखिए सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि पेरिस समझौता लागू हुआ जब कम से कम 55 देशों द्वारा कुल कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले देशों ने उसे अनुमोदित किया। यानी जो पेरिस समझौता था वो लागू तब हुआ जब कम से कम 55 देशों के द्वारा कुल कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों ने उसको अनुमोदित किया। तो पहला ऑप्शन दिया गया 50%, दूसरा दिया है 55%, तीसरा दिया है 60%, चौथा दिया है 75%। तो देखिए जब 55 देश इसमें शामिल हुए थे तो वो 55 देश जो थे सभी लोग कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश थे। तो उसके अनुसार देखिए 50% नहीं बल्कि 55% कार्बन उत्सर्जन वाले देशों ने इसको अनुमोदित किया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इतने आसान इसी तरीके से क्वेश्चन कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको जब एक्चुअल बात पता रहेगी, आप पढ़े रहेंगे तो अभी इसको हल कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं कुछ थोड़ा सा करंट से रिलेटेड होते हैं, यानी वर्तमान में पर्यावरण में घटित होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको क्वेश्चन के रूप में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी 55%। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि एक तो फैक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि WHO के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अधिकतम अनुशासित मात्रा है। यानी WHO के अनुसार पानी जो हम लोग पीते हैं उसमें आर्सेनिक की कितनी मात्रा जो है अलाउ है, उससे ज्यादा होने पर नुकसान हो सकता है, इतना होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया देखिए 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, 6 माइक्रोग्राम पर लीटर, 5 माइक्रोग्राम पर लीटर और 1 माइक्रोग्राम पर। ठीक है,
तो देखिए WHO के अनुसार पेयजल में जो आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा जो अलाउ है, अनुशंसित है, वो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर है। बाकी ये 6 माइक्रोग्राम, 5 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए सही उत्तर क्या होगा? 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्या है कि दो स्टेटमेंट दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया गया केवल एक, दूसरा दिया गया है केवल दो, तीसरा दिया गया है दोनों सत्य, चौथा दिया गया है दोनों असत्य। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में जब मैंने अपने ईवीएस वाली क्लास में पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है और ओजोन भी है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है कि ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसके अनुसार देखिए इसमें क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन केवल एक, ये बाकी तीनों क्या है? रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए है। इसकी व्याख्या क्या है कि ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, विशेषकर ट्रोपोस्फीयर यानी समताप मंडल के ऊपर जो है ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये भी देखिए ओजोन लेयर से ही रिलेटेड है, यानी आपको देख के पता चल रहा होगा कि ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है? ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट बी विकिरण से सुरक्षा करती है। दूसरा दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा दिया गया है ओजोन परत का क्षरण वैश्विक तापमान को कम करता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में ओजोन छिद्र सबसे अधिक देखा गया है। तो देखिए इसमें जो ओजोन परत का क्षरण है अल्ट्रावायलेट बी विकिरण से हमारा सुरक्षा करता है, ये सही है। दूसरा देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी सही है। ओजोन परत का जो क्षरण है वह वैश्विक तापमान को कम नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? बढ़ा देता है, यानी यही हमारा जो है गलत। ऑस्ट्रेलिया में ओजोन छिद्र सबसे अधिक देखा गया, ये भी सही। ये हमसे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कथन गलत है? यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए यहाँ ऑप्शन टाइप करना मैं भूल गया था, तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए सही उत्तर क्या होगा? सी। व्याख्या क्या है कि ओजोन परत का जो क्षरण है वो अल्ट्रावायलेट विकिरण को बढ़ाता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया गया है कि रियो सम्मेलन 1992 में टिकाऊ विकास की बात की गई थी। जो 1992 में पेरिस के रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, तो उसमें कहा जा रहा है कि इसमें टिकाऊ विकास की बात की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट में क्या कहा है? क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित देशों पर बाध्यकारी कार्बन उत्सर्जन कटौती लागू की गई। तीसरा दिया गया है स्टॉकहोम सम्मेलन 2005 में हुआ था। ठीक है, अब इसमें हमको सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया गया है केवल 1 और 2 सही हैं। दूसरा दिया गया है केवल 2 और 3 सही हैं। तीसरा दिया गया है केवल 1 और 3 सही हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है सभी सही हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया कि रियो सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। इसमें समावेशी विकास, टिकाऊ विकास की बात की गई थी, यानी ये जो है सही है।
क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों पर बाध्यकारी कार्बन उत्सर्जन कटौती लागू करने के लिए लाया गया था, और अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा ये 1997 में और 2005 में, यानी ये बाध्यकारी सम्मेलन है जो कार्बन उत्सर्जन की कटौती को लागू करता है। तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टॉकहोम सम्मेलन 2005 में हुआ था, ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था, 2005 में नहीं हुआ। तो इसके अनुसार देखिए क्या होगा कि हमारा पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी रॉन्ग है। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा दोनों दिया गया, ये सही है, बाकी क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर ए होगा। व्याख्या क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, न कि 2005। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण है, यानी इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। तो पहला देखिए दिया गया वाहन उत्सर्जन, दूसरा दिया गया औद्योगिक अपशिष्ट, तीसरा दिया गया है पौधारोपण, और चौथा दिया गया है प्लास्टिक अपशिष्ट। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, और चौथा ऑप्शन दिया गया सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है कि वाहनों से जो उत्सर्जन होता है वो भी पर्यावरण प्रदूषण को फैलाता है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से, औद्योगिक इकाइयों से जो अपशिष्ट होता है वो भी प्रदूषण को फैलाता है, पौधारोपण जो है प्रदूषण को नहीं फैलाता है बल्कि ये प्रदूषण को कम करता है, जबकि प्लास्टिक अपशिष्ट भी पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं। तो इसमें देखिए जो हमारा ये तीसरा वाला है ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों होंगे। अब देखिए इसमें हमारा पहले ऑप्शन में ये दिया गया है 1, 2 और 4 जो है हमारे इसमें सही होंगे, बाकी ये सब नहीं होंगे, यानी जिसमें जिसमें तीसरा दिया गया है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर ए होगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि पौधारोपण प्रदूषण नहीं बढ़ाता है बल्कि यह पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन टिकाऊ विकास का प्रमुख तत्व नहीं है, यानी कहा जा रहा है कि टिकाऊ विकास का, समावेशी विकास का कौन सा प्रमुख तत्व नहीं है। तो पहला लिया गया है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा दिया गया है आर्थिक विकास, तीसरा दिया गया है सामाजिक समानता, और चौथा दिया गया है औद्योगिकरण का अधिकतम विस्तार। तो देखिए टिकाऊ विकास का प्रमुख तत्व इसमें से पर्यावरण का संरक्षण भी है। पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो टिकाऊ विकास करना संभव नहीं है। आर्थिक विकास भी जरूरी है, क्योंकि आर्थिक विकास नहीं होगा, आर्थिक समृद्धि नहीं होगी तो टिकाऊ विकास करना संभव नहीं होगा। समाज में समानता भी लाना होगा, क्योंकि समाज में अगर समानता नहीं लाई जाएगी तो टिकाऊ विकास संभव नहीं है। औद्योगिकरण का अधिकतम विस्तार करना ये जो है रॉन्ग है, क्योंकि ये टिकाऊ विकास को नहीं बढ़ावा देगा, बल्कि इससे क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषण होगा और जो है पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसमें देखिए बाकी तीनों सही है। तो प्रमुख तत्व नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर होगा इसका, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए सही उत्तर क्या होगा? डी। व्याख्या क्या है कि टिकाऊ विकास में संतुलित औद्योगिकरण की बात होती है, अधिकतम की नहीं, यानी टिकाऊ विकास संतुलित औद्योगिकरण की बात करता है, अधिकतम की नहीं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। दूसरा दिया गया है कथन यह पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। सही विकल्प का चयन करिए। पहला ऑप्शन दिया गया केवल एक सही, दूसरा दिया गया है केवल 2 सही, तीसरा दिया गया दोनों सही, और चौथा दिया गया है दोनों गलत।
देखिए इस स्टेटमेंट को पढ़ने से ही पता चल जा रहा है, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है पर्यावरण के बारे में तो आप आसानी से इसका हल ढूंढ लेंगे। देखिए सौर ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि यह पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, ये बात क्या है, गलत है। यानी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया केवल एक सही है, ये सही होगा, बाकी ये सब तीनों रॉन्ग होंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या होगा, ए होगा। व्याख्या क्या है कि सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानी जाती है, नुकसानदेह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए ये सम्मेलनों से संबंधित फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आपको जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, उन कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलनों का क्रम पता होना चाहिए, तब जाके आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल और चौथा दिया गया है पेरिस समझौता। तो इसमें देखिए अब हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया ABCD, दूसरा दिया गया BADC, तीसरा दिया गया ACBD और चौथा दिया गया है BCAD। तो देखिए ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में और पेरिस समझौता हुआ था 2015 में। अब देखिए ये क्रम के अनुसार इसका देखिए जो पहला ऑप्शन दिया गया ABCD ये राइट हो जाएगा, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन ए होगा, इसका क्रम क्या है, पहला 1972, दूसरा 1987, तीसरा 1997, चौथा 2015। ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न योजनाओं का सही कालानुक्रम चुने। यानी भारत सरकार के द्वारा अपने देश में ये पर्यावरण से संबंधित और लोगों के सामाजिक विकास से संबंधित कुछ परियोजनाएं चलाई गई थी, तो इसमें इनका क्रम हमको सही से लगाना है। ये भी एक क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस है। ठीक है। आप देखिए इसमें दिया गया है पहला मनरेगा, दूसरा दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन, तीसरा दिया गया है जल जीवन मिशन और चौथा दिया गया स्टार्टअप इंडिया। ठीक है। अब हमको देखिए सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला दिया गया ABDC, दूसरा दिया गया BACD, तीसरा दिया गया ADBC और चौथा दिया गया है DBAC। ठीक है। तो देखिए ये जो मनरेगा है इसके बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2005 ईस्वी में हुई थी और फिर 2009 में इसका नाम बदला गया था। पहले ये नरेगा के नाम से शुरू हुआ था और 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया। इसके बाद देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद फिर देखिए ये जो जल जीवन मिशन है ये 2019 में शुरू हुआ था और ये जो स्टार्टअप इंडिया है 2016 में शुरू हुआ था। अब इसके अनुसार हमको क्रम से लगाना है, तो आसानी से लगा सकते हैं। यानी इसमें हमारा जो पहला वाला होगा मनरेगा वो सही होगा, यानी जिस ऑप्शन में ए दिया है वो सही है। यानी इन दोनों में ए दिया है, बाकी में बी और डी दिया, तो ये अपने आप रॉन्ग हो जाएंगे। अब बचे हमारे दो। अब इन दोनों में देखिए हमारा पहला मनरेगा है और दूसरा क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, यानी जिसमें ए और बी दिया है ये देखिए राइट ऑप्शन होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी ABDC, ABDC, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए राइट आंसर ये होगा। व्याख्या क्या है, मनरेगा 2005, स्वच्छ भारत मिशन 2014, स्टार्टअप इंडिया 2016 और जल जीवन मिशन 2015। ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी इस क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखें। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न को उनके
योगदान के अनुसार कालानुक्रम में रखिए। यानी इसमें दिया गया है कि इसमें से किसका किसका योगदान कब कब हुआ था, उसका कालानुक्रम लगाना है, यानी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ये भी दिया गया। देखिए पर्यावरण वाले यूनिट से आपके क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए रेचल कार्सन, इन्होंने देखिए साइलेंट स्प्रिंग की अवधारणा दी थी। दूसरे थे जेम्स लवलॉक, इन्होंने जाइया थ्योरी दी थी। तीसरा दिया गया है आईपीसीसी की स्थापना, और चौथा दिया गया है COP1। ठीक है, तो देखिए इसमें सही विकल्प का हमको चयन करना है। पहला दिया गया है ABCD, दूसरा दिया गया है BADC, तीसरा दिया गया है ADBC और चौथा ऑप्शन दिया गया CABD। तो देखिए जो रेचल कार्सन थे ये इनमें से देखिए सबसे पहले हैं, यानी पहला इनका होगा योगदान। फिर उसके बाद देखिए जेम्स लवलॉक जो है दूसरे स्थान पर है, यानी हमारा पहला दूसरा ए बी जिस ऑप्शन में दिया होगा वो हमारा राइट होगा। यानी ए देखिए इसमें दिया गया है, बाकी इनमें नहीं दिया गया है, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएंगे, बच्चे ए दोनों। इन दोनों में देखिए ए बी जो है वो हमारा राइट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आंसर क्या है, ए। व्याख्या देखिए कि 1962 में इन्होंने योगदान दिया था, 1979 में इसका, 1988 में आईपीसीसी हुआ था और COP1 1995 में हुआ। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए। देखिए आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन थे थोड़ा बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा थे। इसी तरीके से देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने इसी तरीके से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने इन सारी चीजों को पसंद किया होगा। आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।